Hello friends, Department of English, J.M. Patel College, Bhandara welcomes you all in this digital classroom. Today's topic is sentence formation. बहुत सारे वर्ड्स हमें पता है, ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी से, मराठी से लेकर लोकल भाषाओं से ज्यादा हमें इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं। पेन है, पेंसिल है, रबर है, स्टैंड है, जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, ट्रेन, बस, एटीएम, बैंक, न जाने कितने इंग्लिश के वर्ड हमें आते हैं। अब इतने सारे वर्ड हमें पता रहने के बावजूद भी एक समस्या आती है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की। आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन होती कैसे, सेंटेंसेस बनते कैसे है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दिस सेंटेंस फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जब हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सेंटेंस को लिखते हैं, एक विशिष्ट क्रम में शब्दों को रखते हैं, तब उसे सिंटैक्स कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। व्हाट डज दिस सिंटैक्स इंक्लूड? इस सिंटैक्स में क्या क्या रहता है? वर्ड्स आर देयर, क्लॉजेस, फ्रेजेस। ये वर्ड्स जो हमने कहा, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। नाउन से लेके प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जितने भी 8 अलग अलग प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं। अब हम अलग अलग प्रकार के कौन कौन से सेंटेंसेस है और उन्हें हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। देयर आर different 4 types of sentences in English. The first type is assertive sentence, या उसे हम statement भी कहते हैं। This is also known as a declarative sentence. अब assertive sentence में क्या करते हैं, assertive sentence कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। Second important topic है जिसे हम interrogative sentence कहते हैं। Interrogative sentence किस प्रकार के होते हैं, कितने उसके उप प्रकार है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं। तीसरा एक इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रकार है जिसे हम आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस को दर्शाने के लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। और एक फोर्थ इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर ये 4 वाक्य के प्रकार आपको बनाना आता है तो आप हजारों प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस लिखने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले बनता कैसे है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस हैव सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें होते हैं। उसमें क्या आ सकता है? सबसे पहले एक पार्ट उसमें बार बार यूज होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है क्रिया करने वाला। वो कोई भी हो सकता है, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी, प्राणी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करने वाले हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है जिसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब है क्रिया को दर्शाने वाले शब्द। खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, आना है, जाना है, हजारों प्रकार की क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने के लिए जो भी शब्द आएगा उसे हम वर्ब कहते हैं। वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हो सकता है। इसमें हम टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर हमारा फोकस है सेंटेंस बनता कैसे है उसके ऊपर। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है
असर्टिव सेंटेंस बनाते समय और एक चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना कोई भी असर्टिव सेंटेंस की कल्पना हम नहीं कर सकते, उसे हम टेंसेस कहते हैं। जहां कहीं भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे वहां पर वर्ब आएगा, जहां कहीं भी वर्ब आएगा वहां 100% टेंस रहेगा ही। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस होता है जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस कहते हैं, पर बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। इसलिए वर्ब की भूमिका किसी भी सेंटेंस में सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी हम वर्ब की बात करेंगे तो आपको टेंस के बारे में सोचना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी असर्टिव सेंटेंस को तैयार करते समय आपको ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो है, these are 4 important constituent parts which are important while framing assertive sentences। अब assertive sentence में क्या ऑर्डर होता है, किस प्रकार से वो सेंटेंस बनते हैं वो भी समझते हैं। उसके पहले इस बात को भी समझ लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में जो कोई भी वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे, वर्ब सब्जेक्ट को छोड़कर जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी असर्टिव सेंटेंस को जब बनाने जाएंगे तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा रहने वाला है। अब असर्टिव सेंटेंस बनते कैसे है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। ये इंग्लिश में सबसे इजीएस्ट कंस्ट्रक्शन है, सबसे आसान रचना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब सब्जेक्ट हमने पहले ही कहा था कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब जो रहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले राहुल, ये हमने सब्जेक्ट लिया। राहुल, रीटा, गीता, काऊ, बफेलो, डॉग, कोई भी एनिमल, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो प्लेज, ये वर्ब हमने यहाँ पर लिखा, ये वर्ब की जगह है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब आपने अगर किसी भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, यही रचना रहेगी। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेंगे, किसी सेंटेंस में नहीं रहेंगे, पर ये जो क्रम है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, यह असर्टिव सेंटेंस में नहीं बदलता। सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, रचना यही कायम रहेगी। अब उसमें क्लॉजेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ लगते हैं, कंजंक्शन कहाँ लगते हैं, ये अलग अलग वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने सिंथेसिस के, एंटीथेसिस की बात की है। आप उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सेंटेंस कोई भी हो, राहुल प्लेज क्रिकेट, हिना सिंग्स सॉन्ग, ही बीट्स ड्रम, इन सारे सेंटेंसेस में एक बात कायम है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पर आप या तो हिंदी में बोलते होंगे या मराठी में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में, तो आपको सेंटेंसेस ऐसे दिखाई देते हैं जैसे राधा गाना गाती है। अब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय और हिंदी में सेंटेंस बनाते समय क्या परेशानी होती है वो भी समझ लीजिए। हिंदी में जो भी आप रचना बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, उन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट और बाद में वर्ब आता है। माने राधा गाना गाती है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी में ही कंस्ट्रक्शन होता है। इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में करेंगे तो राधा सिंग्स द सॉन्ग, ये कंस्ट्रक्शन कुछ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा इंग्लिश में हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और वर्ब की जगह बदलती है हिंदी में, इंग्लिश में वर्ब की जगह पहले और ऑब्जेक्ट की जगह बाद में आती। ये थोड़ा सा गणित आपको अगर समझ में आ गया तो हिंदी के हजारों सेंटेंसेस आप इंग्लिश में, आपके मदर टंग के कोई भी सेंटेंसेस आप इस सिंपलेस्ट फॉर्मूले से इंग्लिश में बना सकते हैं। आप अगर एक सेंटेंस बना लेते हैं तो आपको आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना आ जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस ट्राई कीजिए, जैसे गीता किताब पढ़ती है, लड़कियां गाना गा रही है। हमने यहाँ अलग अलग टेंसेस का यूज किया है। हम आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। टेंस की जानकारी आपको होना जरूरी है। हमने इसके पहले वाले कई वीडियो में टेंस के बारे में बात की है। आप उन वीडियो को देखकर आसानी से टेंस सीख सकते हैं।
पर हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बिना टेंस का कोई सेंटेंस होगा ही नहीं, तो टेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बंदर नाच रहा था, दिशा ने खत नहीं लिखा, उमा केक बनाने वाली है, डाकिया खत लाता है, भारत लड़ रहा है, मैं घर सजाते रहूंगी। ये अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस है, पर एक बात कायम है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी ऑर्डर में इंग्लिश में बनने वाले हैं। हिंदी के शब्दों का क्रम और इंग्लिश के शब्दों का क्रम हमने आपको समझाया, उस हिसाब से आप इन सारे सेंटेंसेस को असर्टिव आसानी से बना सकते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना। सिंपल सेंटेंस बनाना, असर्टिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान काम है। आई गो टू स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिट डाउन, आई कम हियर, आई गो देयर, हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। पर मुश्किल होता है सवाल पूछना, सवाल बनाना, क्वेश्चंस बनाना। पर उसको भी हम एक विशिष्ट फॉर्मूले के द्वारा, एक क्रम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो अलग अलग प्रकार से आते हैं। तीसरा एक प्रकार भी होता है, पर जिसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसे हम थर्ड टाइप कहते हैं, वी विल नॉट डिस्कस दैट टाइप ओवर हियर। We will concentrate on these two important types of interrogative sentences which are frequently asked in the examination. ये बहुत बार, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन और एस्नो टाइप ऐसे दो अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। इसमें सबसे एक पहला प्रकार है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं W और H से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही ये सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो भी देख लीजिए। अगर आपको ये आपके काबू में आ गए तो आप हजारों प्रकार के सवाल बना सकते। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहा, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, हु माने कौन, हुम माने किसे, हुज माने किसका, किसकी, किसके, हाउ माने कैसे, हाउ मच माने कितना। हाउ मच जब वस्तुएं हम संख्या में गिन नहीं सकते, लिक्विड हो गया, कोई भी द्रव्य पदार्थ हो गया, तो आपने हाउ मच का इस्तेमाल करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, पर जो संख्या में गिन सकते हैं उसमें आपको हाउ मेनी लगाना है। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। इस प्रकार से इन सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करके आप WH क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सवाल कौन से प्रोनाउन से पूछना है। आपने अगर इस बाधा को पार कर लिया तो आगे का आपका सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे वो भी समझ लीजिए। हम WH क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। WH क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको सवाल पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस देते हैं एग्जामिनेशन में, कोई एक हिस्सा अंडरलाइन पार्ट रहता है और आपको ब्रैकेट में सूचना दी जाती है कि फ्रेम WH क्वेश्चन। अब आपको राहुल ब्रॉट अ बॉल, बॉल अगर आंसर है, राहुल ने गेंद लाया, बॉल लाया, ये अगर सेंटेंस है, बॉल अगर आंसर है तो सवाल क्या होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप अपनी मातृभाषा में भी सवाल बना सकते हैं तो इंग्लिश में काम आसान हो जाएगा। राहुल ने क्या लाया, तब जाके बॉल या आंसर होता है। तो आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है हिंदी में, इंग्लिश में उसी ऑर्डर को आपको कायम रखना है। पर इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते समय ये एक विशिष्ट प्रकार की रचना रहती है जिसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन कहते हैं। जिससे सवाल पूछना है वो WH प्रोनाउन सबसे पहले लेना है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी है तो उसे ले लेना, नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसमें हैव हैज हैड है, कैन कुड मे माइट शुड वुड ऑट टू डेयर नीड, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे पास डू डज डीड ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, अगर कोई बाकी शब्द बचे हैं तो उनको लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यही क्रम सारे प्रश्नार्थक वाक्यों में कायम रहेगा। जो अंडरलाइन पार्ट है वो आपके क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम सवाल बनाकर देखते हैं। हमने सवाल पूछा था कि राहुल ने क्या लाया, क्या के लिए शब्द आता है व्हाट, जिससे सवाल पूछना है वो WH प्रोनाउन पहले लेना है। उसके बाद में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में एम इज आर वाज वेयर कुछ भी नहीं है।
ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हमने डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। हमने सब्जेक्ट लिखा राहुल और मेन वर्ब लिखना है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आने के कारण यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और बाकी कोई शब्द है नहीं, आंसर तो क्वेश्चन में आएगा नहीं, इसलिए एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो व्हाट डिड राहुल ब्रिंग, इस प्रकार से आपका WH क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इस सेंटेंस के फॉर्मेशन को अगर ध्यान में रखते हैं, आप हजारों सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। एक बात, एक वार्निंग ध्यान में रखिए, सवाल जब हु से पूछेंगे, हु माने कौन, हु से अगर आपने सवाल पूछा तो हु से पूछे गए सवाल में डू, डज और डीड ये हेल्पिंग वर्ब हु के बाद नहीं आते, पर आते कब है, जब सेंटेंस हु का अगर नेगेटिव है तो फिर हु डू नॉट, हु डज नॉट, हु डिड नॉट, ऐसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। पर अगर वो क्वेश्चन अफर्मेटिव है हु का, तो उसमें डू, डज, डीड का आप यूज नहीं करेंगे। कुछ सेंटेंसेस है आपके लिए, ये बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिए हैं हमने, पर फॉर्मूला ऊपर में देके रखा है, फॉर्मूला यही रहेगा। क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, पर जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे नीता ब्रॉट 5 बुक्स, 5 को अंडरलाइन किया है। रीटा इज क्राइंग बिकॉज हर ब्रदर बीट हर, यहाँ पर बिकॉज के बाद में पूरा सेंटेंस अंडरलाइंड है। द बुक इज ऑन द टेबल, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, he writes a letter, Kedar is coloring a picture, my father is a farmer, Rita's father is a teacher, and Paul is called a peon, Nagpur is 70 kilometers from Bhandara। ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में अंडरलाइन पार्ट भी अलग अलग है। अगर अंडरलाइन पार्ट आंसर है तो सवाल क्या होगा, ये सवाल अपने आप से पूछिए, उचित WH प्रोनाउन लीजिए, बाकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, आसानी से आपके सवाल बन जाएंगे। WH क्वेश्चन के बाद एक और एक आसान प्रकार है, ये भी आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 1000 बार आपको इनकी जरूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में बोलते समय, कई 1000 बार आपको लिखते समय ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम एस्नोटाइप क्वेश्चन कहते हैं, इन्हें वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं। एस्नोटाइप इसलिए क्योंकि इनके जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं आसानी से, और ये सवाल बनते भी आसानी से है। सबसे पहले सेंटेंस समझ लीजिए, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएंगे। आई राइट लेटर, इस सेंटेंस में कोई भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है। जब नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के कारण हमें डू सबसे पहले लेना है। डू यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, हो गया आपका वर्बल क्वेश्चन। अगर वर्ब में यस यस आई एस लगता है तो डू नहीं आएगा, आपको डज लेना पड़ेगा। तो डज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। डू, डज, डीड जब भी आप लेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपने लिखे है कि नहीं, ये भी आपको एंश्योर करना है, देखना है। अगर वही सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ आपको वर्ब का टेंस भी पहचानते आना चाहिए। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हम डू और डज नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें डीड लेना पड़ता है। डीड ही ईट अ मैंगो, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाता है। और जहां पर एम आर वॉज वेर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एम आर वॉज वेर बाहर निकालना है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आर यू लुकिंग वरीड। इस प्रकार से आप आसानी से एस्नोटाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपको ट्राई करना है। आई लाइक टोमेटोज, दे आर एंग्री विथ मी। आप इन सारे सेंटेंसेस में एम आर वॉज वेर, शैल विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू वगैरह है क्या देख लीजिए, है तो बाहर निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, नहीं है तो डू, डज, डीड में से कुछ तो भी आपको लेना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो इन सारे सेंटेंसेस को भी आप आसानी से वर्बल क्वेश्चन या एस्नोटाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की बात करते हैं। अब ये 4 प्रकार ही आपको क्यों सीखने हैं, क्योंकि आप जो भी सेंटेंस पूछेंगे, आप जिस प्रकार के भी भाव व्यक्त करना चाहेंगे, वो सारे के सारे भाव, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, थॉट इन 4 वाक्यों के प्रकार में एडजस्ट हो जाते हैं। 5वां एक सेंटेंस भी था इसके पहले पुराने इंग्लिश में, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा प्रदर्शक वाक्य, पर उसको अभी
इंपेरेटिव सेंटेंस में क्लब कर लिया गया तो उसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक आसान सा सिम्टम है कि ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा ऐसा है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट या नेवर से आपने स्टार्ट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है रिक्वेस्ट है तो प्लीज वगैरह या काइंडली जैसे शब्द स्टार्टिंग में लगा देना। इस प्रकार के सेंटेंसेस इंपेरेटिव बनते हैं। गिव मी योर पेन, कॉल द पुलिस, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज फिल दिस फॉर्म, काइंडली अलाउ मी टू एंटर, नेवर लाई बिफोर मी, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस से इस आधार पर आपको बनाने हैं। आप डे टू डे लाइफ में हजारों बार ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन प्रकार से आपको बनाने हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रकार है जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। ये तो सेंटेंस या तो हाउ से बनेंगे या व्हाट से, कभी कभी इंटरजेक्शंस का भी इस्तेमाल इसमें होता है। और हाउ और व्हाट के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब लेना है। व्हाट का सेंटेंस है तो यहाँ पर नाउन आएगा, हाउ के सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा। टू बी फॉर्म अपर और मेन वर्ब आपको सबसे एंड में लिखना है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उद्गारवाचक चिन्ह आपको अंत में लगाना है। कुछ सेंटेंसेस आप समझ लीजिए, जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा एक सेंटेंस भी देख लीजिए और फर्क भी समझने की कोशिश कीजिए कि पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या फर्क है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल ये पहला सेंटेंस है, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, इट इज वेरी हॉट वाटर ये तीसरा एग्जाम्पल है। आपने अगर ये तीन और ये चौथा एग्जाम्पल, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये चार सैंपल अगर समझ लिए तो दुनिया के तकरीबन सारे सेंटेंसेस आप एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। क्या फर्क है वो भी समझ लीजिए। हमने यहाँ एडजेक्टिव के सामने वेरी लगाया, सिर्फ वेरी है। यहाँ एडजेक्टिव के सामने अ वेरी आया, यहाँ एडजेक्टिव के बाद में नाउन का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर जैसा ए लगाया, यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अब ये चार सैंपल समझ गए तो आप आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। पहले सेंटेंस को हम करने की कोशिश करते हैं, जहां कहीं भी आपको ए और एन आर्टिकल ना दिखाई दे, एडजेक्टिव के बाद में नाउन ना दिखाई दे तो आंखें बंद करके आप हाउ ले लेना। एडजेक्टिव यहाँ पर लिखना, यू आर इधर लिख देना, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। इतने आसानी से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। दूसरे सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ए आर्टिकल यहाँ पर आया है। ए आर्टिकल आने से हमारा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होता है। जहां कहीं भी आपको ए आर्टिकल दिखाई दे, एन आर्टिकल दिखाई दे तो वहां पर आपको व्हाट लेना है और वेरी शब्द कैंसिल हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल इधर लिख देना और यू आर ये पूरा पेयर एंड में लिख देना और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना। हम जब ये समझा रहे हैं तो ये रचना कायम है, ये कंस्ट्रक्शन इन सारे सेंटेंसेस में कायम है। सेंटेंसेस में बहुत बार स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज वेरी हॉट वाटर। जनरली लोग क्या बताते हैं, ए आर्टिकल नहीं दिखा, एन आर्टिकल नहीं दिखा तो हाउ ले लेना और सेंटेंस बना देना। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, इट इज वेरी हॉट वाटर। हॉट यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में वाटर नाउन आया है। जब भी एडजेक्टिव के बाद में आपको नाउन दिखाई दे तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी बनाते समय आपको व्हाट लेना है, ना कि हाउ। तो यहाँ पर व्हाट आएगा, हॉट वाटर को यहाँ लिख दीजिए, इट इज को उधर लिख देना, वेरी शब्द गायब कर देना, कैंसिल करना, एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना, व्हाट हॉट वाटर इट इज। इस प्रकार से आपका वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। चौथी एक वैरायटी आपको जानबूझकर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एन आर्टिकल है। जनरली लोग यही बताते हैं कि ए आर्टिकल दिखा तो व्हाट ले लेना और वेरी दिखा तो हाउ ले लेना। पर एन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ए का मतलब और एन का मतलब एक ही होता है। सिर्फ आर्टिकल हम ए और एन कहाँ लगाते हैं वो हमें पता है। यहाँ वॉवेल से सेंटेंस वर्ड शुरू हुआ है इसलिए एन लगाया। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, एन अगर सेंटेंस में दिखाई दे तो भी आपको व्हाट ही लेना है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज एंड में लिख देना,
क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये 4 सेंटेंसेस आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, फिक्स कर लेना अपने दिमाग में। आप किसी भी सेंटेंस को उठाकर देख लीजिए, ये 4 वैरायटी के परे कोई सेंटेंस आएगा नहीं। इसलिए आपने इस प्रकार के सेंटेंसेस को आसानी से करना है। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। The street is very dirty. He was really a fool. She is a very nice girl. I saw a very tall tree. It was a huge animal. The dog is very faithful animal. It is very cold outside. She dances very well and Ravi rides very beautifully and I like very spicy food. ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है। कहीं पर ए दिखाई देगा, कहीं पर एन दिखाई देगा, कहीं पर एडजेक्टिव के बाद में नाउन हो सकता है, कहीं पर ए और एन दोनों नहीं दिखाई देंगे। आप ये सारे सेंटेंसेस को बारीकी से पढ़ लीजिए और एक्सक्लेमेटरी बनाने का प्रयास कीजिए। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके 2 प्रकार हमने सीखे, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। तीसरा था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथी एक वैरायटी थी जिसे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से पढ़ा। अगर ये चारों प्रकार के सेंटेंस आप कर लेते हैं तो आपका लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ऐसी सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएगी। ज्यादा लंबे चक्रे सेंटेंस लिखने के बजाय आसान से छोटे छोटे सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने बनाना सीख लिया तो आपकी गलतियां होने का जो परसेंटेज है वो नहीं के बराबर हो जाता है। अब आप इस वीडियो को घर में देखिए, बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप आसानी से सेंटेंस फॉर्मेशन को पार कर लेंगे।